स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज से उनके जो सजेशन हैं वो मांगे गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो सजेशन है उसको सबमिट करें। इलेक्शन प्रोसेस को किस तरीके से बेटर वे के अंदर जो कंडक्ट है वो किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंट्री के अंदर में फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट करने का, कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर कंडक्ट हो। आप देखिए कि हमारे जो जनरल इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है, और इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जब भी कोई कंसर्न हुआ करता है इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में, तो उसको रिजोल्व करने के पर्सपेक्टिव से उनके जो सजेशन है उसको इनवाइट किया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट 2017 के समय में इलेक्शन का कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में एलिगेशंस लगाए गए थे कि ईवीएम है उसको हैक किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस समय में भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया कि आप ईवीएम है उसको हैक करके शो कीजिए कि किस तरीके से इसको हैक किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको जो इंटरेक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन का वो देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे क्यों न्यूज़ के अंदर में है इलेक्शन कमीशन? अब न्यूज़ में इस वजह से है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए कि कुछ वोटर्स इस तरीके से हैं कि उनका जो एनरोलमेंट है वो डिफरेंट स्टेट के अंदर में है, वो किसी अदर स्टेट से बिलोंग किया करते हैं, या हमारे यहाँ पे जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड हुआ करता है जिसको कि प्रेजेंट समय में हमारे फ़ोटो के साथ में आप देखिए कि उसको ऐड किया गया है बेटर वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में। तो एपिक का जो कार्ड है उसका जो 10 डिजिट का एक नंबर हुआ करता है, उसके ऊपर मल्टीपल पर्सन्स का एनरोलमेंट होना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के एलिगेशंस हैं। अब इस सभी जो इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग में सजेशंस मांगे गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी उसको अपना सबमिट करेंगे इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको रिजोल्व किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग में अगर कोई प्रोसेस को कैरी आउट करना है तो उसको इनिशिएट किया जाएगा। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे वोटर्स का जो एनरोलमेंट है, जो कंप्लीट इलेक्शन प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट जो एक्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, उसके थ्रू उनका जो वर्किंग प्रोसेस है वो हुआ करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है। दो एक्ट हैं बेसिकली ये। एक तो 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, फिर आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे जो इलेक्टोरल हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में एक एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स, ये 1960 का है, 1960 का है। फिर आप देखिए कि हमारे जो इलेक्शन के कंडक्ट के जो रूल्स हैं, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के जो रूल हैं, ये 1961 का एक्ट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हुआ करते हैं, कुछ मैनुअल जो हुआ करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि ये जो हैंडबुक हैं, मैनुअल हैं, कोर्ट के ऑर्डर हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये जो एक्ट हैं, इन सभी का जो प्रोसेस है वो आपको एक डिसेंट्रलाइज मैनर के अंदर हुआ करता है। डिसेंट्रलाइज मैनर में किस तरीके से कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर इनका कंडक्ट हुआ, इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, फिर आप देखिए कि उसका एक जगह के ऊपर में इनको एनरोल है वो किया जाएगा, इंफॉर्मेशन को ऐड है वो किया जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है इसके रिगार्डिंग में भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा यही कहा गया है कि एपिक के जो नंबर्स हैं वो इस वजह से मिस इंटरप्रेट हुए होंगे कि जो हमारा डिसेंट्रलाइज मैनर के अंदर में प्रोसेस होने की वजह से। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द दिस न्यूज़। इसके अलावा अब आपको क्या इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए? स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जब हम रीड करते हैं, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन प्रोसेस को फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है जो इस्टेब्लिश हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद में, लॉन्ग स्ट्रगल हमारा फ्रीडम का उसके बाद में, तो उसके सर्वाइवल के लिए ये इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। उसी तरीके से आप देखिए कि फेयर रिक्रूटमेंट के बारे में जब हम रीड करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। फेयर रिक्रूटमेंट है हमारा जो टॉप ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में फेयर मैनर के अंदर जो पर्सनस है उन्हीं का जो रिक्रूटमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जो कैग का एक ऑफिस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गवर्नमेंट का जो वर्किंग प्रोसेस है उसका ऑडिट किया जाता है इनके द्वारा समय समय पे। अपना जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ये सबमिट करते हैं।
और रिपोर्ट का आप देखिए कि काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसका मीडिया के अंदर भी जो रीड किया जाता है कि क्या रिपोर्ट के अंदर बताया गया, या किसी प्रोजेक्ट के अंदर में कुछ यहाँ पे मिसकंडक्ट है वो हुआ है, ये सभी रिपोर्ट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के रिगार्डिंग में कि हमारे जो फाइनेंशियल का जो डिवोल्यूशन है उसके पर्सपेक्टिव से फाइनेंस कमीशन है जिसको समय समय पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे कंप्लीट प्रोसेस को एग्जामिन करता है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप देखिए कि इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, किसी भी तरीके का वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, ओनली एक अपॉइंटमेंट प्रोसेस है जिसमें प्रेसिडेंट के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट होता है, उनका ओथ प्रोसेस को जो क्लियरेंस है वो किया जाता है। वैसे जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो कोलेजियम के रिगार्डिंग में है। गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश किया गया था एनजीएससी के कॉन्सेप्ट के थ्रू, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको कि कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड है वो कर दिया गया था 2015 के समय में, 14-15 के समय में। ये इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने रीड किया। अभी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग में एक कमेटी जो है वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में था। तो उसके पर्सपेक्टिव से बस आपको एक केस है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। अनूप बरनवाल केस है। अनूप बरनवाल केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन है वो दिया गया था कि एक सिलेक्शन कमेटी बनेगा। सिलेक्शन कमेटी के अंदर में आप देखिए कि सीजीआई को ऐड किया गया, बाद में गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो एक्ट है वो लाया गया, और एक्ट लाने के बाद में आप देखिए कि उसके अंदर सीजीआई को रिमूव करते हुए एक यूनियन मिनिस्टर हैं जो पीएम जिनको नॉमिनेट करेंगे वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहेंगे। और उससे पहले सिलेक्शन कमेटी से पहले एक सर्च कमेटी भी रहेगा। लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में एक सर्च कमेटी है जिनके द्वारा कुछ नेम सजेस्ट किए जाएंगे, उन्हीं को सिलेक्ट करना है सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन फर्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है। यूक्रेन के द्वारा स्टूडेंट्स यूएस का जो यहाँ पे प्रपोजल था उसको एग्री किया गया है कि 30 डेज का जो सीज फायर है वो किया जाए रसिया के साथ में जो उनका कन्फ्लिक्ट है। 2022 के समय ये जो कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ था। तो आप देखिए कि काफ़ी लंबा समय है वो हो चुका है। काफ़ी वहाँ पे जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यूक्रेन के अंदर में उसका भी काफ़ी कुछ डैमेज हुआ है। यूक्रेन का एक प्रपोजल यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना किया जाए, फिर से यूक्रेन को जब रीबिल्ड करना होगा तो काफ़ी कुछ इफर्ट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो हुआ करता है रीबिल्ड के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रपोजल को एग्री तो किया गया है। अब यूएस के जो ऑफिशियल हैं उनके द्वारा रसिया के साथ में इसका इंटरेक्शन किया जाएगा। उनका अगर आप देखिए कि एग्रीमेंट अगर यहाँ पे कैरी होता है वो भी इसको अलाउ करते हैं तो सीज फायर है वो एग्जिस्टेंस में आ सकता है। यूक्रेन का लोकेशन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या टॉपिक है जो हमारे डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि यूएस का एक डिमांड था कि जो यूक्रेन के अंदर में जो मिनरल्स हैं, यूक्रेन के अंदर में जो मिनरल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो उन मिनरल्स को बेसिकली अलाउ है वो किया जाए यूएस के द्वारा बेसिकली आप देखिए कि जो मिलिट्री एड है, जो डिफेंस का जो एड है, मिलिट्री एड है, वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिसको कि अभी रोक दिया गया था। इसके अलावा आप देखिए कि जो इंटेलिजेंस है उसको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा यूएस के द्वारा यूक्रेन को। यूक्रेन का एक बार लोकेशन आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना, कौन कौन से कंट्रीज इसके साथ में अपना एरिया शेयर करते हैं। क्या नॉर्दर्न पार्ट के अंदर बेलारूस है, क्या पोलैंड है, फिर आप देखिए कि क्या रोमानिया भी है साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। और आप देखिए कि 2 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज के साथ में अपना एरिया शेयर करता है जिसके अंदर सदर्न पार्ट के अंदर में ब्लैक सी है, सदर्न पार्ट के अंदर ब्लैक सी है, और यहाँ पे सी ऑफ अजोव है क्रीमियन पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। और इन बोथ वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम किस नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? कर्च स्ट्रेट के नाम से। तो कर्च स्ट्रेट है वो किसको कनेक्ट करता है ये जरूर से याद रखना। कर्च स्ट्रेट कनेक्ट करता है सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ में, सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो पीएम सर हैं मॉरिशस के विजिट के लिए गए तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि मॉरिशस के विजिट के लिए क्यों गए हैं पीएम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो 12 मार्च का जो डे है वो मॉरिशस के द्वारा अपना नेशनल डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। मॉरिशस का वो नेशनल डे है। 1968 के समय में मॉरिशस ने इंडिपेंडेंस उसको अचीव किया था। किससे इंडिपेंडेंस को अचीव किया? ब्रिटिश से। स्टूडेंट्स अर्लियर फेज के अंदर में जो मॉरिशस है वो कॉलोनी हुआ करता था फ्रेंच का।
फ्रेंच का कॉलोनी हुआ करता था, बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ब्रिटिश के द्वारा उसको एक्वायर किया गया, ब्रिटिश का फिर वो वहाँ पे कॉलोनी बनता है। आप देखिए कि इंडियन ओशियन जो रीजन का एरिया है उसके अंदर में काफ़ी कुछ ऐसे टेरिटरीज है जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच का जो कॉलोनीज है स्टिल एग्जिस्ट किया करते हैं, जैसे कि मॉरिशस के ही नियर बाई एरिया के अंदर में जो रियूनियन आइलैंड सिचुएटेड है वो फ्रेंच का कॉलोनी है। स्टिल आप देखिए कि फ्रेंच का जो कॉलोनी है वो एग्जिस्ट करता है। डियागो ग्रासिया है, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर ही डियागो ग्रासिया है, वो कि आप देखिए कि इंडिया के सदर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। तो ये तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे जेट मॉरिशस के बारे में हुआ कि अर्लियर फेज के अंदर में किसका कॉलोनी हुआ करता था, फ्रेंच का कॉलोनी, फिर आप देखिए कि ब्रिटिश का कॉलोनी बनता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम रीड करें यहाँ पे पीएम सर जो विजिट के लिए गए हैं तो उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ। पीएम सर मॉरिशस का जो कैपिटल है वो वहाँ पे पहुँचते हैं, जो बेसिकली वेलकम है वो किया गया था। भोजपुरी का एक वेलकम का जो प्रोसेस हुआ करता है जिसको कि हम गीत गवई के नाम से जाना करते हैं। बिहार के अंदर जो भोजपुर का जो रीजन है उसके अंदर में आप देखिए कि गीत गवई का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गीत गवई क्या है, गीत गवई आप देखिए कि गीत जो बेसिकली एक ट्रेडिशनल वेलकम का जो प्रोसेस है, ट्रेडिशनल एक वेलकम का एक प्रोसेस है जो वहाँ पे कैरी आउट है वो किया गया भोजपुरी स्टाइल ऑफ वेलकम के अंदर में। पीएम सर को मॉरिशस गवर्नमेंट के द्वारा उनका जो हाईएस्ट अवार्ड है वो भी ग्रांट किया गया है। पीएम सर के द्वारा वहाँ पे जो मॉरिशस के जो लीडर हैं उनको ओआईसी जो कार्ड है वो यहाँ पे हैंड ओवर किया गया। ओवरसीज इंडियन सिटीजन का जो कार्ड हुआ करता है वो उनको हैंड ओवर है वो किया गया है। नेशनल डे के सेलिब्रेशन के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे पीएम सर के द्वारा एक जो प्लांटेशन का जो ड्राइव है हमारे गवर्नमेंट का कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम जो इनिशिएटिव है जिसके अंदर काफ़ी सारे जो प्लांटेशन ड्राइव्स है उसको कैरी आउट किया गया था। काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू हमारा जो कम्प्लीटली जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का उनके द्वारा, तो उनके द्वारा एक प्लांट है उसको वहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव है उसको कैरी आउट किया गया। बील का जो पेड़ है वो लगाया गया है जिसको कि वुड एप्पल के नाम से हम जानते हैं। जब भी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो विजिट के लिए जाते हैं तो उनके द्वारा कुछ जो गिफ्ट है वो भी प्रेजेंट किया जाता है वहाँ पे जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं उनको। तो बनारसी साड़ी है, बनारसी साड़ी है वो इनके द्वारा प्रेजेंट है वो किया गया, बनारसी साड़ी है उसको प्रेजेंट किया गया। बनारसी साड़ी को आप देखिए कि एक बॉक्स के अंदर में प्रेजेंट किया गया था जिसको कि सादेली बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये गुजरात के अंदर हुआ करता है, बॉम्बे बॉक्स या सादेली बॉक्स भी इसको बोला करते हैं। सादेली बॉक्स है जो कि गुजरात से रिलेटेड है। ये आप देखिए कि पर्सिया से इंडिया के लिए आया था। इस तरीके से बॉक्स का जो आर्किटेक्ट बॉक्स को जिस तरीके से हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क इसके ऊपर कैरी आउट है वो किया जाता है, तो सादेली बॉक्स के अंदर में प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गीत गवई जिसके बारे में अभी हमने रीड किया जिससे उनका वेलकम हुआ है। यूनेस्को का जो इंस्क्राइब्ड जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का 2006 के समय में इसको इंस्क्राइब्ड कर दिया गया था। अभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप से। आने वाले समय के अंदर में हो सकता है कि गीत गवई को रिकॉग्नाइज है वो किया जाए। मॉरिशस का इम्पोर्टेंस तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटजिकली इनका लोकेशन है वेस्टर्न इंडियन ओशियन के अंदर में। इंडियन ओशियन का जो वेस्टर्न पार्ट है, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो सिचुएटेड है। तो इनका लोकेशन को एक बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे है जो क्या सिचुएटेड है, ये है आप देखिए कि मडागास्कर। ये कौन सा एरिया है स्टूडेंट्स, मडागास्कर है। मडागास्कर के यहाँ पे आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे आपको जो मॉरिशस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो मॉरिशस है वो सिचुएटेड है। मॉरिशस का जो सदर्न पार्ट है, साउथ वेस्टर्न पार्ट है या जो लिटिल बिट सदर्न पार्ट है, वहाँ पे आप देखिए कि रीयूनियन आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड है वो सिचुएटेड है। जो किसका टेरिटरी है स्टूडेंट्स, फ्रेंच का ये टेरिटरी है। मॉरिशस के कम्प्लीटली नदन के अंदर में यहाँ पे आपको जो बेसिकली सेसेल्स है वो देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखिए कि सेसेल्स है वो सिचुएटेड है, सेसेल्स सिचुएटेड है। अगर हम बात करें डेट स्टूडेंट्स, ये जो मडागास्कर है, मडागास्कर का जो वेस्टर्न पार्ट है जो कि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है और मडागास्कर के बिटवीन एरिया है, यहाँ पे आप देखिए कि टू एरियाज हैं वो सिचुएटेड हैं। कोमरोस यहाँ पे सिचुएटेड है, कोमरोस है।
यहाँ पे आप देखिए कि मयोते नाम की एक जगह है जो कि फ्रेंच का ही टेरिटरी है, रियूनियन के ही अंडर में है। ये कौन सा एरिया है स्टूडेंट्स? मयोते। अभी रिसेंटली यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन है वो भी डेवलप हुआ था, जब इंडिया के द्वारा भी अपना जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था मॉरिशस को भी। तो ये तो हमने लोकेशन के बारे में यहाँ पे रीड किया। इंडिया के जो रिलेशन है वो किस तरीके से रहे हैं स्टूडेंट्स? मॉरिशस को मिनी इंडिया के नाम से जानते हैं क्योंकि 70% वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन से ही बिलोंग किया करता है। सबसे पहले जो लोग गए थे वो पुडुचेरी के एरिया से जाते हैं। फिर आप देखिए कि हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, बिहार के भी काफ़ी सारे लोग हैं जो वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा लेके गए थे लेबरर के रूप से वर्क के रिगार्डिंग में। फिर अब स्टूडेंट्स उन्हीं का वहाँ पे डोमिनेशन है, उन्हीं का वहाँ पे प्रेजेंट है। 70% उनका जो पॉपुलेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इंडियन ओरिजिन का ही फैमिलीज है जिनके द्वारा वहाँ पे कंटिन्यूस जो पॉलिटिकल पोस्ट है उनको होल्ड किया गया है कंटिन्यूस वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के साथ में किस तरीके का रिलेशंस रहे हैं मॉरिशस का, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 12 मार्च का जो डे है वो आप देखिए कि इंडिपेंडेंस डे के रूप से ये सेलिब्रेट करते हैं। तो 12 मार्च का जो डे है वो महात्मा गांधी के द्वारा, हमारे जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं उनके द्वारा डांडी मार्च है उसको चलाया गया था। आप देखिए कि डांडी मार्च है, डांडी मार्च है जो 1930 के समय स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, और कब ये एंड होता है, दांडी के लिए कब पहुंचते हैं हमारे एम के गांधी? 6 अप्रैल को पहुंचते हैं। उनके द्वारा फिर नमक बनाया जाता है हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में, फिर मार्च ऑर्गेनाइज होती हैं। तो दांडी मार्च का जो इन्फ्लुएंस की वजह से, इस डे का इन्फ्लुएंस की वजह से मॉरिशस के द्वारा अपना जो नेशनल डे है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है 12 मार्च के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि क्या एम के गांधी के द्वारा मॉरिशस के वहाँ पे विजिट के लिए गए थे? क्या कभी एम के गांधी वहाँ पे विजिट के लिए गए थे? हम गांधी जी के बारे में जब रीड करते हैं तो 1901 का एक ईयर को रीड करते हैं कि अफ्रीका से इंडिया के लिए आए थे। आप देखिए कि साउथ अफ्रीका से इंडिया के लिए वो आए थे। उस दौरान में कुछ समय के लिए वो मॉरिशस के वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ के लोगों को उनके द्वारा कुछ मैसेज है वो भी डिलीवर किया गया था कि यूनाइट रहिए, एजुकेशन को प्रमोट कीजिए और ये अपना जो इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल है उसको कैरी आउट कीजिए। सुभाष चंद्र बोस हैं, सरोजनी नायडू हैं, हमारे काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स हैं उनका भी रिलेशन है मॉरिशस के वहाँ का, जो प्रेजेंट समय में जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों के साथ में वहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग में। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस हुए 1948 के समय जब इंडिया इंडिपेंडेंस होता है। तो 1948 के समय से ही हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इस्टेब्लिश होते हैं मॉरिशस के साथ में। फिर 1968 के समय जब वो इंडिपेंडेंस को अचीव करता है तो कंप्लीट फिर हमारे जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे अज्यूम किए गए। रिसेंटली आप देखिए कि इंडिया हमेशा एज ए फर्स्ट रेस्पोंडर का जो रोल है वो प्ले करता है मॉरिशस या इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में। कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग में तो इंडिया हमेशा एज ए फर्स्ट रेस्पोंडर, फर्स्ट रेस्पोंडर है वो बनता है। किस तरीके से, कोई एग्जांपल्स यहाँ पे बताइए। आप देखिए कि कोविड-19 का जब समय था तो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, वैक्सीन हमने प्रोवाइड किया गया। इनिशियल जो कोविड-19 का जो समय था उस समय में फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन का रिक्वायरमेंट था, HCQ हाइड्रोक्लोरिकल जो वैक्सीन का सॉरी मेडिसिन का रिक्वायरमेंट था तो वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। और भी काफ़ी से जो कोविड-19 का जो रिक्वायरमेंट का जो थिंग्स था वो प्रोवाइड किया गया था। 2020 के समय में वहाँ पे आप देखिए कि वोकासियो नाम का एक जगह है जहाँ पे ऑयल स्पिल का जो क्राइसिस हुआ था इंडिया के द्वारा उसको फर्स्ट रेस्पॉन्ड किया गया था। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मॉरिशस का। यहाँ पे एक बार इसको रीड रफ करेंगे स्टूडेंट्स, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करते हैं। आप इनको नोट डाउन जरूर से करना, रफ नोट्स अपने बना लेना अगर आप फेयर नोट्स नहीं बनाते हो तो। फर्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे इंडिया इसका जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। क्या मॉरिशस में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है या लार्जेस्ट आप देखिए कि सोर्स ऑफ FDI है, क्योंकि हमारे वहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है मॉरिशस के साथ में। तो स्टूडेंट्स मॉरिशस जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है, सेकंड नंबर के ऊपर में जो सोर्स है, सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया रिसीव करता है उसका सेकंड सोर्स है। इंडिया ने कैपेसिटी बिल्डिंग के रिगार्डिंग में भी फर्स्ट कौन है स्टूडेंट्स? हमारे यहाँ पे FDI का जो सोर्स है वो है सिंगापुर। सिंगापुर है वो फर्स्ट है।
सेकंड आप देखिए कि इंडिया के द्वारा वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से हमारा जो इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन का जो प्रोग्राम है आईटीईसी, उसके थ्रू काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए गए हैं 2002-2003 से। वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशरी है वो मॉरिशस रहा है। मॉरिशस के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि 1000 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर में एक आइलैंड का एरिया है इनका, अगालेगा आइलैंड है। अगालेगा आइलैंड के रिगार्डिंग में एक एमओयू है वो इंडिया के द्वारा साइन किया गया था। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है उनको प्रमोट करने के रिगार्डिंग में जो इंडिया के द्वारा प्रोवाइड भी किए गए हैं। वहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया गया। इंडियन ओशन रीजन का जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, गुरुग्राम के अंदर में। वहाँ से आप देखिए कि इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो भी किया जाता है मॉरिशस की अथॉरिटीज़ को। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मॉरिशस और इंडिया के पर्सपेक्टिव से हैं जो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से हैं। आप देखिए कि पोल्यूशन के रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट है वो पब्लिश हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर तो रिपोर्ट के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिपोर्ट का नाम है वो क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है। स्टूडेंट्स रिपोर्ट का जो नाम है वो क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है वो आप देखिए कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। स्विस का एक एयर क्वालिटी टेक्निकल कंपनी है आई क्यू ए आई आर नाम का जो कंपनी है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है वो इनके द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, उसके अंदर में 13 सिटीज़ इंडिया से बिलोंग करती हैं। इसमें काफ़ी सारी सिटी हैं। भिवाड़ी नाम का भी एक सिटी है, उसको भी इंक्लूड किया गया है इसके अंदर में। एक स्मॉल सिटी है जहाँ पे इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो हुआ है पिछले कुछ समय के अंदर में। तो ये शो करता है स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे अर्बन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं उनका प्रॉपर रेगुलेशंस हैं वो नहीं है। यहाँ पे PM 2.5 को जो मेजर यहाँ पे सोर्स बताया गया है पोल्यूशन हमारे सिटीज के अंदर में। लैंडसेंट जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग में एक जनरल है, लैंडसेंट के द्वारा भी आप देखिए कि बताया गया था कि इंडिया के अंदर में 1.5 मिलियन जो डेथ हैं, 1.5 मिलियन डेथ लास्ट 15 ईयर्स के अंदर में, या लास्ट आप देखिए कि 10 to 12 ईयर्स के अंदर में पर ईयर बेसिस पे आपको 1.5 मिलियन जो डेथ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। और उसके बिहाइंड का रीजन क्या है? PM 2.5 का प्रेजेंस होना एयर के अंदर में, प्रॉपर एयर क्वालिटी है उसका ना होना हमारे अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर में। तो ये कुछ बेसिकली रिपोर्ट के बारे में था। स्टूडेंट्स फर्स्ट जो सिटी है वो कौन सा है इसके अंदर में? आसाम के अंदर में एक सिटी है, एक टाउन है, बेसिकली इंडस्ट्रियल टाउन। आसाम जो मेघालय का जो बॉर्डर है वहाँ पे बिरनी हाथ है, बिरनी हाथ, बिरनी हट नाम का जो जगह है जो कि आसाम मेघालय बॉर्डर के ऊपर में है, उनके द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है उसको टॉप किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कंपेसन के पर्सपेक्टिव से है, हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर अगर कंपेसन है उसको बिल्ड किया जाए तो किस तरीके से हेल्थ के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। इसको जो नोबल जो प्राइज विनर हैं हमारे कैलाश सत्यार्थी सर, उनके द्वारा लिखा गया है। बचपन बचाओ आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया था। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं उनके द्वारा रेस्क्यू भी किए गए थे। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में एक WHO के द्वारा जो रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया था पिछले कुछ समय के अंदर में। WHO ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि कंपेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, रिपोर्ट उनका है कि जो कंपेशन है, कंपेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर ये किस तरीके से हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म है वो कर सकते हैं। बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है? कंपेशन का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो पेशेंट हैं जिनको कि मेडिकल का कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उसको भी ये जो बेनिफिट है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेगा। तो बोथ का यहाँ पे स्टूडेंट जो बेनिफिट है वो रिसीव होगा। इस कंपेशन का अगर प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जाता है, बेनिफिट किस तरीके से रिसीव होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो वर्किंग स्ट्रेस हुआ करता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, जो भी हेल्थ का जो प्रैक्टिस करते हैं उनके द्वारा, तो आप देखिए कि जो वर्किंग स्ट्रेस है उसको ये रिड्यूस करेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन है उसको इम्प्रूव करेगा, जो बॉन्ड्स है उसको ये डेवलप करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेशेंट्स के रिगार्डिंग में, रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है कि डॉक्टर्स अगर उनको हेल्दी वे के अंदर में
ट्रीट करते हैं, उनको काफ़ी अच्छे से जो मिलते हैं, तो आप देखिए कि उस समय में उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होता है। इवन कैंसर पेशेंट्स के रिगार्डिंग में भी एक रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि जो डॉक्टर्स उनसे मोर देन 1 मिनट ज़्यादा अच्छे से जो डिस्कशन करते हैं तो उनका इम्प्रूवमेंट के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट अगर है यहाँ इसी आर्टिकल के अंदर में डिस्कस ये भी किया गया है कि कंपैशन को जो सिंपैथी है, एम्पैथी है और जो काइंडनेस है उन वर्ड्स के साथ में रिप्लेस ना करना चाहिए। कंपैशन यही है कि एक बेटर वे के अंदर में आपका जो लोगों के साथ में जो एंगेजमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सके, जिससे कि जो बॉन्ड है उसको यहाँ पे बेटर वे में डेवलप किया जा सके। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के अंदर में कंपैशन को यहाँ पे ऐड करने के रिगार्डिंग में। जीएस पेपर 4th का जो एथिक्स का जो पेपर है उसके अंदर में आपसे यहाँ से सवाल हो सकता है। तो जीएस पेपर 4 के रिगार्डिंग में कंपैशन है, एम्पैथी और सिंपैथी जो यहाँ पे टर्म्स है उसको आप रीड कर लेना। ये आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, अपने पर्सपेक्टिव से उसको रीड कर लेना। जब भी आप GS4 के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप देखिए कि आपको उन टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे बिजनेस जो इन्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को किस तरीके से इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। जब भी स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के अंदर में बिजनेस के रिगार्डिंग में डिस्कशन किया जाता है तो कुछ यहाँ पे आपको जो कुछ ऐसे भी हर्डल्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट हर्डल है स्टूडेंट्स करप्शन। फर्स्ट हर्डल है करप्शन का प्रेजेंस होना। सेकंड हर्डल है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है बेसिकली, जिसको कि हम रेड टेपिज्म के नाम से जाना करते हैं, रेड टेपिज्म है। थर्ड स्टूडेंट्स आप देखिए कि ब्राइबरी है, ब्राइबरी है। तो 3 ऐसे पिलर्स है जो कि जब भी बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग में मेन हर्डल है उसको क्रिएट करते हैं और वन काइंड ऑफ बैरियर है हमारे कंट्री के अंदर में बिजनेस ग्रोथ को रोकने के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि बैरियर हैं ये, बैरियर्स इन बिजनेस ग्रोथ। तो हमारा जो कंट्री के अंदर में जो बिजनेस ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग में ये बैरियर करते हैं। बिजनेस करप्शन सर्वे है 2024 का, उसके अंदर में जो भी पर्सन बिजनेस को कंडक्ट कैरी आउट करते हैं वो बताते हैं कि उनके द्वारा 66% के लोगों के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा काफ़ी सारे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, काफ़ी सारे जो वर्क को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में ब्राइब है उनके द्वारा पे किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि मोर देन 50% के द्वारा बताया गया कि गवर्नमेंट जो प्रोसेस है उसके अंदर में उनको जो परमिट्स हैं उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक्सप्लॉइट है वो किया गया है। तो इन सभी जो हर्डल्स हैं उनको रोकने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा 2023 के समय में आप देखिए कि एक्ट है वो लाया गया था, जिसको कि जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 के नाम से हम जानते हैं। जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या किया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि वन ऑफ द पॉजिटिव स्टेप है हमारी कंट्री के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में। इसके अंदर स्टूडेंट्स 180 क्लोजेज हैं, ये 180 क्लोजेज हैं जिसका जो बेसिकली जिनको डिक्रिमिनलाइज है वो कर दिया गया था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बिजनेस को आपको कंडक्ट करना है, तो हर एक परमिट का जो रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगा, जो इम्पोर्टेंट परमिट्स हैं उन्हीं को आपको गेन है वो करना होगा गवर्नमेंट के थ्रू। किसी भी तरीके का ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल है वो आपके बिजनेस कंडक्ट के रिगार्डिंग में ना हो। तो 180 जो क्लोजेज हैं 180 जो क्लोजेज हैं उनको डीक्रिमिनलाइज है वो कर दिया गया था कि क्रिमिनलाइजेशन का जो ऑफेंस है वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो इंडियन बिजनेस है उनको ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो बिजनेस कंडक्ट के रिगार्डिंग में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिजनेस को अगर इंडिया के अंदर कंडक्ट करना है। काफ़ी सारे जो चैलेंज फेस करने होते हैं, उसके एडिशनल के अंदर में करप्शन है, रेड टेपिज्म है, ब्राइबरी है, वो यहाँ पे फेस करना होता है। तो स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेप बताया गया है FSSAI के रिगार्डिंग में कि हमारा जो फूड सेक्टर के अंदर में आप देखिए कि फूड सेफ्टी एंड जो हमारे यहाँ पे एजेंसी है FSSAI, उनके द्वारा अपना जो मैनुअल है उसको अपग्रेड किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि जब भी लेबल्स के रिगार्डिंग में कि किसी भी कंपनी के द्वारा कुछ बेचा जाता है तो उसके जो लेबल्स प्रिपेयर हुआ करते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी के भी लेबल्स आप देखिए कि इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर में किस तरीके का एडवाइजरी रहेगा, किस तरीके का इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो जनवरी के समय में इनके द्वारा अपग्रेड किया जाता है कि वंस कंप्लीट ईयर के अंदर में एक ही बार यहाँ पे जो
आपको बता दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, जब आपको बेसिकली इस तरीके से अपने जो लेबल्स हैं उनको बनाना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट्स लेबर जो लॉज हैं उनको चेंज किया गया, जो हमारे 29 के आसपास जो लेबर लॉज हैं उनको चेंज करते हुए 4 कोड्स के अंदर में उनको ऐड किया गया है, 4 कोड्स के अंदर उनको ऐड किया गया। अभी रिसेंटली कुछ पॉजिटिव स्टेप्स है बिजनेस कंडक्ट के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में, तो फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि 40 के आसपास जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जो क्लियरेंस है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। तो क्यों ना ये जो कम्प्लीटली जो ये डोमेन है 40 के आसपास जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे क्लियरेंस है उसको बेसिकली डिजिटल वे के अंदर स्टोर किया जाए। डिजिटल जो लॉकर्स हैं, डिजिटल लॉकर हैं, उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको गवर्नमेंट के द्वारा बूस्ट किया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट के द्वारा बूस्ट है वो किया गया है। और बजट 2025 के समय में गवर्नमेंट के द्वारा एक और प्रपोजल किया गया कि जन विश्वास 2.0 है उसको लाया जाएगा। और फर्दर आप देखिए कि 100 जो प्रोविजन है या जो क्लोजेज हैं उसके रिगार्डिंग में कुछ चेंजेस हैं वो किए जाएंगे, जिससे कि मोर बिजनेस जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिजीज के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि डिजीज का काफी बार आपको नाम है वो देखने के लिए मिलेगा डिफरेंट वे के अंदर में। जैसे कि कोविड-19 के समय भी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था कि डिजीज का जो नाम है किसी कंट्री के रिलेटेड ना होना चाहिए, डिजीज का जो नाम है किसी प्लेस से रिलेटेड ना होना चाहिए, जिससे कि उसको डिस्क्रिमिनेट है वो किया जाए, किसी कोई कम्युनिटी से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे डिजीज के रिगार्डिंग में आपने स्पेनिश फ्लू के बारे में रीड किया होगा। जो स्पेनिश फ्लू है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय था। अब इसका जो नेम है वो ऐसा नहीं है कि इस फ्लू का जो ओरिजिन है वो स्पेन से हुआ था। स्टूडेंट्स 1916 से लेकर 1918 है या 1920 का जो समय है, 1918 से लेकर 1920 का जो समय है, स्पेन वो कंट्री है जो वर्ल्ड वॉर 1 के समय इंगेजमेंट है उसका नहीं था। बट आप देखिए कि वहाँ का जो मीडिया है उसके द्वारा लिबरल वे के अंदर इसका रिपोर्टिंग किया गया। और जो ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ, जहाँ पे इसका मोर स्प्रेड हुआ, वर्ल्ड वॉर के समय में उसको जो दबा दिया गया, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं आया। तो स्पेनिश फ्लो है जो स्पेन के साथ में लिंकेज किया जाता है, उसका किसी भी तरीके से स्पेन के साथ में ओरिजिन का जो लिंकेज है वो नहीं है। आपने दहली बॉयल के बारे में भी सुना होगा, दहली बॉयल है। फिर आप देखिए कि मंदूरा फुट है, मंदूरा फुट के अलावा वेस्ट नाइल फीवर है, वेस्ट नाइल फीवर के अलावा स्टूडेंट जीका है जो कि युगांडा के वहाँ पे जीका फॉरेस्ट एरियाज हैं उसके साथ में उसको लिंकेज किया जाता है। तो WHO का रिसेंटली यहाँ पे गाइडलाइंस यही है कि किसी भी पर्सन, प्लेस, कम्युनिटी है उसका यहाँ पे, या किसी भी जो एनिमल है उसका भी डिस्क्रिमिनेशन है वो ना होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स एम पोक्स नाम से जो वायरस है उसको आप देखिए कि मंकी पोक्स बोला करते थे, जिसको कि एम पोक्स के नाम से जो चेंज है वो किया गया। इंडिया, नेपाल और 13 अदर कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी एक डिजीज के नेम के रिगार्डिंग में भी एक जो पेटिशन है वो रखा गया था कि उनका जो नेम है उससे रिलेटेड ना ही होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है किसके द्वारा निकाली जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट है किसके द्वारा निकाली जाती है स्टूडेंट्स, RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो डेट टू GDP हमारा जो रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है, वो सॉरी इंक्रीज हुआ है। तो वन काइंड ऑफ कंसर्न को ये रेज करता है, वन काइंड ऑफ कंसर्न को ये रेज करता है। ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड का जो डेप्थ है वो हमारी कंट्री के अंदर ही ज़्यादा है, काफ़ी सारे कंट्रीज के अंदर में ज़्यादा है, बट डेप्थ टू GDP के रिगार्डिंग में 41% ऑफ GDP, 41% ऑफ GDP का जो आपको डेप्थ टू GDP रेशियो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यही यहाँ पे मेजरली जो कंसर्न है RBI के द्वारा रेज किया गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के थ्रू। बस आपको ये नंबर्स पता होना चाहिए, क्या इसके रीजन्स है तो उसके रिगार्डिंग में इसको एक बार आप रीड कर लेना कि किस वजह से हमारे यहाँ पे जो डेप्थ है वो राइज हुआ है, उसको एक बार रीड करना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है, RBI के द्वारा। कुछ हमारे इंडियन पर्सन हैं जो कि इलीगल वे के थ्रू चले गए थे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग में, या आप देखिए कि काफ़ी बार उनका जो एजेंट्स है उनके द्वारा भी इनको यहाँ पे इन एक्टिविटीज़ के अंदर में इंगेज है वो कर दिया जाता है। तो उसके अंदर में 283 इंडियंस हैं, उनको वापस से जो रेस्क्यू है वो किया गया है, वापस से लाया गया है इलीगल जॉब के जो एरिया के अंदर गए थे। कहाँ पे चले गए थे स्टूडेंट्स, ये बेसिकली लोग हैं
म्यांमार और थाईलैंड का जो बॉर्डर एरिया है, म्यांमार और थाईलैंड का जो बॉर्डर एरिया है, म्यांमार और थाईलैंड का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि काफ़ी सारे जो आपको जो साइबर कैफ़ेज़ हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है। उन साइबर कैफ़ेज़ के अंदर इनका इंगेजमेंट हुआ करता था, जिसको कि काफ़ी बार आपने साइबर स्लेवरी जो वर्ड है वो भी रीड किया होगा। इन जो इंडियन पर्सन है उनका साइबर स्लेवरी है उसके अंदर में इंगेजमेंट है। साइबर स्लेवरी क्या है कि जो फेक कॉल्स हैं, किस तरीके से आपको साइबर अटैक करके या साइबर चेंज करके आपसे जो मनी है वो उसको विड्रॉवल किया जा सके, और इन लोगों को फोर्सफुली वे के अंदर उस वर्क के अंदर जो लगाया है वो गया था। अब आप देखिए कि इन लोगों को जो गोल्डन जो ट्राइंगल का जो एरिया है, गोल्डन ट्राइंगल के नाम से उसको जाना करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। कहाँ पे है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन? लाओस के अंदर में, लाओस के अंदर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ से इनको रेस्क्यू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक विंग है जिसको कि हम I4C के नाम से जानते हैं। I4C, I4C क्या है स्टूडेंट्स? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो उनके द्वारा बेसिकली इनको रेस्क्यू किया गया है। इनको इनकी रिगार्डिंग में रिपोर्ट है वो भी बताई गई थी, साइबर स्लेवरी के अंदर इनका इंगेजमेंट के भी बारे में। तो ये उनके रेस्क्यू के पर्सपेक्टिव से था। इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के, वहाँ पे उनके द्वारा अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। आप देखिए कि इंडिया हमेशा अफगानिस्तान का जो सपोर्टर है वो रहा है। अफगानिस्तान को कोई फाइनेंशियली हेल्प हो, पीपल टू पीपल रिलेशन है इंडिया और अफगानिस्तान के। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने बचपन के अंदर में कहानी सुनी होगी काबुली वाला, जो बेसिकली काबुल के एरिया से वो आता है, कुछ जो बेसिकली सेल करने के पर्सपेक्टिव से ड्राई फ्रूट्स है। तो इस तरीके से पीपल टू पीपल कांटेक्ट के बारे में हमारे यहाँ पे स्टोरीज भी हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स इंडिया और अफगानिस्तान का यहाँ पे मेंशन है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। इंडिया के द्वारा यही कहा गया है कि वहाँ के सिचुएशन को इम्प्रूव करने के पर्सपेक्टिव से यूएन के द्वारा मॉनिटर करने का ज़रूरत है, क्योंकि वुमेन्स के रिगार्डिंग में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो तालिबान डिनाई करता है कि किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं है। सिंस 2001 से आप देखिए कि जब से वहाँ पे कुछ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कंप्लीट पार्ट के अंदर कभी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था स्टूडेंट्स, कुछ पार्ट के अंदर ही हुआ था। तो आप देखिए कि जब से इंडिया वहाँ पे कंटिन्यूस कमिटेड था, इंडिया कंटिन्यूस कमिटेड था कि अफगानिस्तान को जो रीबिल्ड है वो किया जाए, अफगानिस्तान को जो रीबिल्ड किया जाए, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन है, उसको कैरी आउट किया जाए, अफगानिस्तान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन को कैरी आउट किया जाए। काफ़ी सारे हमारे वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है, जिसके अंदर में अफगानिस्तान का पार्लियामेंट का बिल्डिंग आप देखना, वहाँ पे आप देखिए कि सलमा डैम है, सलमा डैम है, वहाँ पे सेतु डैम है जो कि काबुल सिटी के वाटर के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि ठुमरी के वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लांट है उसको डेवलप करना हो, काफ़ी सारे ऐसे हैं। जेरान से डेलाराम का रोड बनाना हो, चाहबार पोर्ट का भी एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन अफगानिस्तान ही था, जो ईरान के अंदर में इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था कि अफगानिस्तान के वहाँ पे जो गुड्स है उनका सप्लाई किया जा सके, पाकिस्तान का वो इंटरवेन ना करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा डिनाई किया गया था इंडिया के एरिया का, जो इंडिया का जो गुड्स हैं उनके अफगानिस्तान के जाने के रिगार्डिंग में। इंटेलिजेंस के जो चीफ्स हैं उनका इंडिया के अंदर मीटिंग होगा, जिसके अंदर आप देखिए कि काफ़ी सारे कंट्रीज के जो इंटेलिजेंस के विंग के जो चीफ है वो विजिट करेंगे। इस वीकेंड के दौरान में ये मीटिंग है वो कंडक्ट होगा। तो ये एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 5I अलायंस के बारे में तो हम ऑलरेडी काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। 5I अलायंस 5 कंट्रीज का है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है। यूनाइटेड किंगडम यूएसए के अलावा उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय इंटेलिजेंस शेयरिंग के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, उनके द्वारा भी इसको ज्वाइन किया। एक आर्टिकल था कनाडा के साथ में हमारे रिलेशंस इंप्रूव होंगे आने वाले समय के अंदर में, उनके इंटेलिजेंस चीफ है वो भी यहाँ पे विजिट करेंगे। तो ये है बेसिकली इंटेलिजेंस के इस मीटिंग के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि आशा वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से हैं। आशा वर्कर्स के रिगार्डिंग में हमारे यूनियन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि बेटर उनको पेमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आशा वर्कर्स बेसिकली हैं कौन स्टूडेंट्स? आप देखिए कि स्टूडेंट्स 2005 के समय में हमारे जो हेल्थ सेक्टर्स हैं, स्पेशली रूरल एरिया के जो हेल्थ सेक्टर्स हैं उनको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो लाया गया था,
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर में कुछ कम्युनिटी वॉलंटियर्स को ऐड करने की बात की गई कि कुछ वॉलंटियर्स हैं जिनको ऐड किया जाए, जिनका नाम रखा गया एक्रीडिएशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इनको कुछ एक फिक्स पेमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती है, फिक्स पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। और फिर इनका जो आप देखिए कि जो इनको इंसेंटिव मिलता है कि जितने लोगों को इनके द्वारा हेल्थ सेंटर्स के ऊपर पहुंचाया गया है, उनका एनरोलमेंट किया गया, उनका प्रेगनेंसी के समय जो डिलीवरी है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाया गया, तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में इनको जो इंसेंटिवाइज मिलता है उसका शेयरिंग है, कुछ कुछ हिस्सा है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ करता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू इनको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 के समय में। कम्युनिटी ये हेल्थ वर्कर्स है, काफ़ी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे। हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी हैं, जो प्रेग्नेंट डिलीवरीज हैं, उनका इम्प्रूवमेंट हुआ। उनका इम्प्रूवमेंट होने के साथ में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे MMR है, जो मदर मोर्टिलिटी रेट हुआ करता था, जो आप देखिए कि MMR है वो रिड्यूस हुआ है। मदर्स का जो अंडर 100 आपको ये देखने के लिए मिलेगा, पहले आप देखिए 130 के आसपास हुआ करता था। तो काफ़ी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। आने वाले समय के अंदर उनका पेमेंट के रिगार्डिंग में जो डिफरेंसेस सामने आए थे, जिसको भी यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाएगा। भारतीय एयरटेल नाम का जो हमारे यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी है, उनके द्वारा आप देखिए कि जो स्पेस एक्स का स्टारलिंक है जो कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है, उसके साथ में एक इंगेजमेंट है वो हुआ है। इंगेजमेंट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट को कैरी आउट किया गया है। बट आप देखिए स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट इंटरनेट है, रिमोट एरिया के परस्पेक्टिव से पॉजिटिव स्टेप है। बट आप देखिए कि इंडिया के अंदर अगर उनको वर्क को कैरी आउट करना है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनका अप्रूवल का रिक्वायरमेंट रहेगा कि इनका यहाँ पे जो अप्रूवल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, कुछ प्लेसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं, जो उनके द्वारा कहा गया है 27 कंट्रीज का वो ब्लॉक है, उनके द्वारा कहा यह गया है कि जिस तरीके से डिफेंस का जो अभी रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा डिफेंस का जो स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ, डिफेंस का जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हुआ है। तो उसका कंसर्न है कि आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर का जब सिचुएशन हुआ था तो उस समय भी ऐसी ही सिचुएशन सामने आई थी कि कंट्रीज के द्वारा अपना जो डिफेंस स्पेंडिंग्स है उनको इंक्रीज है वो किया गया था, और लेटर फेज के अंदर वो कन्फ्लिक्ट के रूप से इंक्रीज होता है। अलोन मस्क एंड सीनेटर के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान के वहाँ से रिलेटेड है, पाकिस्तान के पंजाब के अंदर में अहमदिया माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर जो अटैक है वो किया गया है, अहमदिया माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक किया गया। एक ट्रेन का न्यूज़ भी है कि वहाँ पे जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूच लिबरेशन जो वो फ्रंट के जो लोग हैं, उनके द्वारा एक ट्रेन को भी हाईजैक किया गया है, उनको लोगों को होस्टेज बनाया गया है, वो भी एक न्यूज़ है पाकिस्तान के रिगार्डिंग में। तो कंटिन्यूस वहाँ पे वायलेंस है, कन्फ्लिक्ट है, उसी का न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलता है। लोकेशंस को प्रैक्टिस करने का ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान से रिलेटेड, रेयरली यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स वेस्ट बैंक के रिगार्डिंग में है, तो यहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर में कुछ अटैक हुआ है जिसके अंदर 6 लोगों का जो डेथ है वो हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया के द्वारा जो कुर्स्क का जो एरिया है, कुर्स्क रीजन है, रसिया के द्वारा कुर्स्क का जो रीजन है, जो यूक्रेन के द्वारा लिटिल बिट एरिया को अनेक्स भी किया गया था, उसके अंदर अपना कंट्रोल भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसको उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा एडवांस वे के अंदर में जो अटैक्स हैं, एडवांस वे के अंदर में अपना जो इंगेजमेंट है उसको कैरी किया गया है। यूक्रेन के ऊपर जो अटैक लॉन्च हुआ है, लार्जेस्ट ड्रोन अटैक लॉन्च हुआ है रसिया के द्वारा। और फिलीपाइंस के जो एक्स प्रेसिडेंट है उनको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस के बेसिस पे जो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया है, उनको ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जो क्राइम उनके द्वारा कमिट हुआ। फिलीपाइंस के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए रमन मैग्सेसे अवार्ड है, जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो दिया जाता है डिफरेंट पर्सन्स को दिया जाता है। इंटरनेशनल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका भी हेडक्वार्टर फिलीपाइंस के वहाँ पे ही है। काफ़ी बार साइक्लोन्स इनको फेस करने होते हैं, चाइना के साथ में साउथ चाइना सी का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से भी ये कंट्री न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। और आप देखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपने रीड किया होगा कि जब वर्ल्ड के जो डोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे वेस्टर्न पावर्स का डोमिनेशन था, तो उस समय 1966 के समय में एशियन डेवलपमेंट बैंक को जो सेटअप किया गया था उसका हेडक्वार्टर भी फिलीपाइंस के मनीला के अंदर ही है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए,
एक स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्दर्न सी के बारे में भी न्यूज़ था। नॉर्दर्न सी के अंदर में आप देखिए कि नॉर्थ सी के अंदर में कुछ जो बेसिकली शिप्स हुआ करती हैं जिनके द्वारा ऑयल को कैरी किया जाता है, तो उनका कोलिजन होने की वजह से एक न्यूज़ है। तो नॉर्थ सी के कौन कौन से कंट्री हैं नॉर्थ सी के साथ अपना एरिया शेयर करते हैं, कहाँ पे है ये? आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए कि यूके का एरिया है, यहाँ पे बेसिकली यूरोप का एरिया है, ये जो पार्ट है ये नॉर्दर्न सी का एरिया सिचुएटेड है। तो इसका कंट्रीज आप एक बार बताना, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।